तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट देखी है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट देखी है। ठीक है, अब कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। क्या कोई चेंजेस हैं? क्या कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि बस फॉर्मेट के अंदर चेंज है। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, पहले हम लोग कैसे बैलेंस शीट बनाते थे। मान लो पहले हमारी ये टी शेप की बैलेंस शीट होती थी। ठीक है, बैलेंस शीट होती थी, यहाँ पर हम सारी अपनी नॉन करंट एसेट्स दिखा देते थे, यहाँ पर फिर अपनी करंट एसेट्स दिखा देते थे, यहाँ पर हमारे शेयर होल्डर फंड्स आ जाते थे, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाती है और फिर करंट लाइबिलिटी आ जाती थी। ऐसे ही बनती थी हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, पहले हम लोग ऐसे ही बैलेंस शीट बनाते थे। अब चेंजेस क्या हुआ है? देखो चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं। अब ना ये वाली जो चीज़ें हैं ना, बस अब इसके नीचे शिफ्ट हो गई हैं। जो राइट हैंड साइड पे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स आती थी ना, अब वो बस इसके नीचे शिफ्ट हो गई हैं। देखो अब हमारी बैलेंस शीट कैसे बनती है, बिल्कुल सीधे सीधे इस फॉर्मेट में बनती है। कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी हम लोग पहले कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये सब चीज़ें ऊपर लिखते थे, यानी कि शेयर होल्डर फंड्स। अभी भी हम लोग वही लिखते हैं सबसे ऊपर। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आती थी, अभी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं हमारी। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ आती थी, करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं। नॉन करंट एसेट्स आती थी, नीचे शिफ्ट हो गई है नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, बस इतना सा ही चेंज है और कोई इसमें चेंज नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारी चीज़ों को, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें को यहाँ पर हेडिंग लिखनी है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, यहाँ पर हम लोग इक्विटी भी लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ भी लिखेंगे, इक्विटी भी लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या आएगी हमारी, शेयर होल्डर फंड्स। जो मैंने बोला था सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड में दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सर यहाँ पर तो एक और चीज़ भी लिखी है। देखो ये चीज़ लिखी तो है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस पर भी आएंगे। अभी पहले बात कर लेते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल आप सब लोगों को पता ही होगा। शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी के पास शेयर्स होते हैं, कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है लोगों को, वहाँ से फिर पैसा आता है। ठीक है, तो यानी कि वो शेयर कैपिटल होती है। अलग अलग टाइप की होती है शेयर कैपिटल भी। इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। आगे जाके इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि इक्विटी में क्या होता है, प्रेफरेंस में क्या होता है। फिर आता है हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितने भी हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं कंपनी के, वो सारे भी यहाँ पर शो होते हैं। अब सर रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स देखो होता है ना, कंपनी में क्या होता है, जनरली हम लोग फ्यूचर की कोई कॉन्टीजेंसीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व्स बना के रखते हैं कंपनी में। मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से कुछ हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की कॉन्टीजेंसी के लिए बचा के रख लेते हैं, ताकि इन केस अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें वो काम आएंगे। सर एक एग्जांपल से समझा दो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरी कंपनी है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, वर्कर काम करते हैं, मान लो गलती से ना किसी वर्कर, वहाँ पर मशीनें भी हैं। ठीक है, एक वर्कर का ना हाथ आ जाता है उस मशीन के अंदर। अब वो वर्कर क्या करेगा, वो मेरे से बोलेगा ना, सर मैं तो आपके यहाँ काम करता हूँ, ठीक है, आप मुझे कंपनसेट करो इसके लिए, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ काम कर रहा था, तभी मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है, तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे ना। कहाँ से आएगा पैसा? इसलिए बनाए जाते हैं रिजर्व्स। ठीक है, इसलिए बनाए जाते हैं रिजर्व। जो ये मैंने एग्जांपल दिया इसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसी टाइप से ना बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, अलग अलग पर्पस होता है उनका। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, रिजर्व्स आपको पता लग जाएगा, उसके नाम के पीछे रिजर्व्स लिखा होगा। तो सर क्या होता है, कभी कभी ना देखो मैंने यहाँ पर ना साइड में ना आपको दो चीज़ें और लिखी है, सिक्योरिटी प्रीमियम्स एंड शेयर ऑप्शन ऑल्सो टू बी शोन अंडर दिस हेड। क्योंकि क्या है ना, ये दोनों चीज़ें ना बिल्कुल अलग सी हैं। आपको लगेगा कि सर ने तो बोला था कि रिजर्व्स आते हैं, इसमें तो रिजर्व्स कहीं है लिखा ही नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होता है, रिजर्व्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होता है, रिजर्व्स का ही पार्ट होता है। अब प्रीमियम होता क्या है, कंपनी अपने 10 रुपये के शेयर को 15 रुपये पे इशू कर रही है, 5 रुपये कंपनी ने प्रीमियम का कमाया, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, वो भी क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है। शेयर ऑप्शन ऑल्सो टू बी शोन अंडर दिस हेड। शेयर ऑप्शन के बारे में ना हम लोग आगे ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, देखो शेयर ऑप्शन में मैं बता देता हूँ। एक ना होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको ईसॉप बोलते हैं। ठीक है, अब ईसॉप्स होते क्या हैं, मान लो कोई वर्कर मेरे यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो जो वर्कर मेरे यहाँ पे काम कर रहा है ना, वो मेरे यहाँ पर ना काम करता रहे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है, उसको मेरी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता भी है, और वर्कर्स की भी मेरे से कुछ उम्मीदें होंगी कि कंपनी मेरे को कुछ रिवॉर्ड करे। तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी क्या करती है ना, अपने कंपनी के शेयर्स उसको ऑफर करती है। ठीक है, उसको बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसके ऊपर ना बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि तुम्हें मेरे यहाँ पर 2-3 साल काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, ये शेयर्स दे देंगे, या तो वो डिस्काउंट रेट पे दिए जाएंगे। ठीक है, उसको, क्योंकि भाई उसको तो कुछ फ़ायदा देना पड़ेगा ना, या तो डिस्काउंट रेट पे दिए जाएंगे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी वही होता है, शेयर ऑप्शंस वगैरह। नेक्स्ट हमारी टर्म है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखो जो मैंने रेड में लिखा है ना, ठीक है, ये समझ जाओ ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है।
तो आप छोड़ भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पर एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जैसी चीज़ भी आती है। अब ये शेयर वारंट क्या होते हैं? देखो, शेयर वारंट ना एक टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोला जाता है, शेयर वारंट एक टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो आगे जाके फ्यूचर में आपके शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है, मैंने उनको अभी ऐसे इशू कर दिया है, लेकिन फ्यूचर डेट पर एक फ्यूचर प्राइस पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर वो क्या होंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको बोला जाता है शेयर वारंट, ठीक है। तो आपके नॉलेज के लिए बस बता दिया कि शेयर वारंट क्या होते हैं, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब देखो, जब हम लोग, आपने शेयर कैपिटल वाले जो चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, पैसे मांगने के तरीके होते हैं ना। पहले हम एप्लीकेशन का पैसा मांगते हैं, अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, फिर कॉल्स का पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा तो मिल गया है लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। एग्जाम के लिए रेलेवेंट है क्या? बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। अगेन याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है भाई कहीं एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले कि कहाँ पर आता है, कहाँ पर शो होता है, बस उसके लिए ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट उस पे आते हैं हेडिंग पर। नेक्स्ट है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और फिर है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज़ में जाने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी क्या करती है, मान लो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, तो पहले वो मैन्युफैक्चर करेगी चीज़ों को, ठीक है। पहले रॉ मटेरियल लाएगी, उस रॉ मटेरियल को पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, फिर उसको सेल करेगी। अब जब सेल करेगी फिर उसके पास कैश आएगा, ठीक है। देखो ये प्रोसेस कैसे चला, पहले मेरे पास कैश था, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा उसको, फिर उसको बेचा और फिर वो बाद में क्या हुआ, दोबारा से कैश में कन्वर्ट हो गया। ये जो पूरा साइकिल है ना, इसे क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल। अलग अलग बिजनेसेस का, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकता है। अब सब लोग एक तरीके से काम नहीं करेंगे ना, इसलिए उनको ऑपरेटिंग साइकिल भी, मतलब जो पीरियड हमारा निकलता है वो अलग अलग हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 12 मंथ अज्यूम कर लेंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कुछ नहीं दिया तो हमें अज्यूम कर लेना है, ठीक है। अजम्पशन ले लेनी है वहाँ पर कि 12 मंथ है हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग क्यों देख रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नॉन करंट में क्या आएगा, करंट में क्या आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल में ना आपको दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। अभी जैसे हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ की हमें पेमेंट करनी होती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर पेमेंट लिखा है। तो आपको दो कंडीशन चेक करनी है। पहले तो चेक करो कि क्या आपकी पेमेंट 12 मंथ के अंदर हो रही है, क्या आपकी पेमेंट 12 मंथ के अंदर हो रही है। देखो 11th में क्या होता था ना, आपने सिर्फ 12 मंथ वाला कंसेप्ट सीखा था कि 12 मंथ से ज़्यादा तो नॉन करंट हो जाता था, 12 मंथ से कम तो उसको करंट मान लेते थे। लेकिन अब 12th में क्या करा है, एक स्टेप आगे चले गए आप लोग। अब क्योंकि आप लोग भी थोड़े से बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हो, ठीक है, तो कोर्स में आपके क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल भी डाल दिया है। अब आपको ऑपरेटिंग साइकिल देख के नॉन करंट और करंट का पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये चेक करो कि क्या पेमेंट 12 मंथ के अंदर हो रही है। अगर पेमेंट 12 मंथ के अंदर हो रही है अपनी लाइबिलिटीज़ की, तो वो क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। भाई अगर पेमेंट 12 मंथ के अंदर ही हो जाती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो करंट ही लाइबिलिटी हो गई। लेकिन मान लो पेमेंट 12 मंथ के अंदर नहीं हो रही है, अगर आप 11th में होते तो आप इसको क्या बोल देते, फिर पेमेंट अगर 12 मंथ में नहीं हो रही है तो नॉन करंट हो गया। लेकिन आप 12th में ना ऐसे आंसर नहीं देना है आपको। अगर नो आंसर आता है तो आपको क्या करना है, एक और कंडीशन चेक करनी है, एक और कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। यही ऑपरेटिंग साइकिल वाली कंडीशन है कि क्या जो आपकी पेमेंट है आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर फॉल हो रही है, क्या जो आपकी पेमेंट है, जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर फॉल हो रही है, उसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो पेमेंट आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, और अगर नहीं आ रही है तो वो क्या बन जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। सर इसको क्या करो ना, एक बार एग्जांपल से समझा दो, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर देखो, हमारा पेमेंट पीरियड कितना है, 8 मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है हमारा, 10 मंथ्स। पेमेंट पीरियड है हमारा 8 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा 10 मंथ। क्या चेक करना था कि पेमेंट विद इन 12 मंथ है कि नहीं है। पेमेंट तो पहले से ही 12 मंथ के अंदर हो गई, तो भाई इसमें तो दूसरी कंडीशन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा करंट लाइबिलिटी बन जाएगी ना। ये तो हो गया हमारा करंट लाइबिलिटी, ठीक है, CL। फिर देखो पेमेंट पीरियड हमारा कितना है, 12 मंथ। क्या 12 मंथ के अंदर अंदर है, बिल्कुल है, तो ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, दूसरी कंडीशन पे आने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हमारा पेमेंट पीरियड था, देखो यहाँ पर 15 मंथ्स था और मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ,
क्या जो मेरी पेमेंट है ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है, नहीं आ रही, इसलिए क्या हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। पेमेंट पीरियड है 15 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा 18 मंथ्स। ठीक है, पेमेंट पीरियड है 15 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ। क्या मेरी पेमेंट पहले तो देखो 12 मंथ से ज़्यादा हो गई, 12 मंथ से ज़्यादा हो गई, इसलिए सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मेरी पेमेंट आ रही है, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर 18 महीने के अंदर मेरी पेमेंट हो रही है, बिल्कुल हो रही है 18 महीने के अंदर, तो ये क्या हो गई, करंट लाइबिलिटीज हो गई। पेमेंट पीरियड देखो अगेन 24 मंथ्स, 12 मंथ से ज़्यादा है, सेकंड कंडीशन चेक करो। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट आ रही है, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट आ रही है, पेमेंट आ रही है 24 महीने में, ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने का, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नहीं आ रही, तो ये भी क्या बन जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। यानी कि दो ही सिंपल सी कंडीशन है। पहले चेक करो कि क्या जो हमारी पेमेंट है 12 मंथ के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आ गई है सीधा सीधा करंट लाइबिलिटी, नहीं आ रही है तो सेकंड कंडीशन पे जाओ। सेकंड कंडीशन क्या है कि क्या हमारी पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है, ठीक है, वेल एंड गुड, करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। और अगर नहीं आ रही है तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज बन जाएगा। सेम तरीका हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स के अंदर फॉलो करते हैं, क्योंकि एसेट्स में भी नॉन करंट और करंट देखना पड़ता है, तो वहाँ पर भी सेम डिट्टो यही तरीका लगेगा कि अगर एसेट्स का जो पैसा है हम लोगों को रियलाइज हो रहा है, क्योंकि एसेट से तो पैसा मिलता है ना, तो अगर वो रियलाइज होकर हमारे पास 12 मंथ के अंदर आ जाता है तो सीधा सीधा करंट एसेट्स। अदरवाइज सेकंड कंडीशन चेक करो कि क्या जो हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, क्या वो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तो करंट एसेट्स, अगर नहीं आ रहा तो क्या बन जाएगा, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, सिंपल है। अब आ जाते हैं इस पर, हम क्या देख रहे थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज में सबसे ऊपर क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, कैसे पता लगेगा, तो ये देखो हम लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल का तरीका सीख लिया है ना। ठीक है, सिंपल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 12 मंथ वाला पीरियड देख लो, ठीक है, 12 मंथ वाला देख लो, ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है तो वो देख लो, उससे पता चल जाएगा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कि लॉन्ग टर्म कौन सा होगा। 12 मंथ से जनरली ज़्यादा वाले ही लॉन्ग टर्म्स होते हैं। अब जो डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, टर्म लोन्स होते हैं, इनका पीरियड क्या होता है, जनरली ज़्यादा होता है, 2-3 साल वाला पीरियड होता है इनका। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग टर्म होते ही होते हैं। एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिख दिए हैं, ठीक है, ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। अब ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, देखो अगेन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ होती क्या है और डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी क्या होती हैं। देखो क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो हम लोग अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। सेम चीज़ क्या होती है जब आप लोग बड़े हो जाओगे, जब आप लोग कॉलेज वगैरह में जाओगे या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, जब इनकम टैक्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, तो इनकम टैक्स में भी प्रॉफिट कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है ना, जैसे अकाउंटिंग जब हम करते हैं, अभी जब 11th-12th में है तो हमने डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़े हुए हैं, SLM लगा सकते हैं या फिर WDV लगा सकते हैं। सेम चीज़ इनकम टैक्स में होती है। इनकम टैक्स में क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन का जो तरीका होता है ना, वो सिर्फ हमें अलाउड होता है WDV वाला, ठीक है। जनरली जो हम लोग इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना, वो WDV से करते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अकाउंटिंग के अंदर मेरा अलग प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, और इनकम टैक्स से जो मैंने प्रॉफिट निकाला वो भी अलग आ रहा है, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है। जब दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है तो टैक्स भी अलग अलग आएगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा था, मान लो मेरा टैक्स की लाइबिलिटी आएगी, मान लो 50,000 बनेगी मेरी टैक्स की लाइबिलिटी, भाई बन गई वो लाइबिलिटी, मान लो मेरी 70,000, 20,000 की एक्स्ट्रा बन गई, लाइबिलिटी आ गई मेरी, क्या बोलेंगे उसको, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। अब सेम उसका उल्टा हो जाता तो वो मेरी फिर एसेट्स बन जाती, तो वो क्या हो जाती, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, आएगा भी नहीं 12th वाले लेवल पे, लेकिन गलती से अगर MCQ में आ जाता है तो इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर क्या है आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, जैसे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब अपने डिबेंचर्स को आप रिडीम करते हो, उनकी रीपेमेंट करते हो, तो उस टाइम पे जो प्रीमियम होता है, ठीक है, वही होता है ना ये प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट में आएगा, कैसे पता लगेगा, तो पहले ये देखना है कि क्या आपके डिबेंचर लॉन्ग टर्म है। अगर आपके डिबेंचर लॉन्ग टर्म है तो भाई ये भी प्रीमियम जो उसने प्रीमियम जो पे हुआ है उन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर, वो भी क्या होगा आपका, लॉन्ग टर्म होगा। यानी कि जब भी लॉन्ग टर्म होता है तो वो नॉन करंट ऑब्वियसली बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपका कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो, वो भी क्या होते हैं आपके सारे के सारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। देखो सिंपल सी ट्रिक है, अगर कोई लॉन्ग टर्म चीज़ है तो वो नॉन करंट है ही है, ठीक है, या फिर कोई अगर चीज़ नॉन करंट है तो यानी कि वो लॉन्ग टर्म होती है। जनरली ऐसे ही ध्यान रखना है आप लोगों को। कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है, जो आपके यहाँ आपकी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, सालों साल काम करते हैं, उनको आप फिर ग्रेच्युटी देते हो ना, तो इसका भी पीरियड क्या होता है, जनरली ज़्यादा ही होता है, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर वाला नहीं होता, ये जनरली ज़्यादा पीरियड ही होता है इसका, 5-6 साल।
तो ये क्या होता है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ठीक है, ज़्यादा पीरियड है, 12 मंथ से ज़्यादा वाला है, यानी कि ये भी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम करंट लाइबिलिटीज़ पे। अब करंट लाइबिलिटीज़ में देखो क्या है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग। यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग देखी थी 12 मंथ से ज़्यादा वाली। ठीक है, उससे जो कम वाली होंगी वो क्या आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग। एग्जांपल लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर आपका डिपॉजिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर डिपॉजिट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली जो इसका पीरियड होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट समझ लो एक शॉर्ट टर्म लोन होता है आपका। ठीक है, तो इसका पीरियड भी बहुत छोटा होता है। ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जिन लोगों से हम लोग उधार में परचेज करते हैं उनको हम अपना क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो उनका भी क्या होता है, वो हमेशा करंट लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, जनरली हम लोग 12 मंथ से कम के अंदर अंदर उनको पेमेंट कर देते हैं। फिर क्या है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़, ट्रेड पेबल हो गया, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज़, अदर करंट लाइबिलिटीज़। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपको कोई अनपेड डिविडेंड है। ठीक है, अनपेड डिविडेंड, आपने डिविडेंड अभी पे नहीं करा है। ठीक है, या फिर कोई भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं करे हैं। आपकी जैसे सैलरी हो गई, सैलरी जैसे मान लो कोई मंथ चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर खत्म हो जाएगा, आपकी सैलरी ड्यू हो जाएगी, लेकिन मान लो अभी आपको पे नहीं हुई है सैलरी, तो यानी कि वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आपके इधर आ जाएंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म प्रोविजन देखे थे जिनका पीरियड ज़्यादा होता है 12 मंथ से। ठीक है, छोटे प्रोविजन होंगे 12 मंथ से कम वाले होंगे, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पर आ जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में हमने ये वाली चीज़ें देख ली है। अब एसेट्स पे आ जाते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले क्या है हमारा, नॉन करंट एसेट। सबसे पहले हमारा क्या आता है, नॉन करंट एसेट। देखो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले दे रखा है हमको पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, पीपीई का मतलब क्या होता है, पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और उसके साथ साथ क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि इस वाली हेडिंग में सबसे 4 चीज़ें आती हैं। पहले आएगा पीपी यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा आएगा हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, थर्ड आता है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फोर्थ आता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। होता क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप लोगों को पता ही है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट हो गया, बड़े बड़े जो प्लांट लगे होते हैं ना, पेड़ पौधे मत समझ लेना, जो मशीनरी होती है ना उनको प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता ही है, जैसे आपकी गुडविल हो गई, ठीक है, आपके पेटेंट्स हो गए, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, इंटेंजिबल्स होती है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि मान लो आपकी कोई बिल्डिंग है, बन रही है, पूरी नहीं बनी है, वर्क इन प्रोग्रेस है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। या फिर आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, आप कोई इंटेंजिबल एसेट्स बना रहे हो, ठीक है, जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जांपल ले लें, मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहली हेडिंग में 4 चीज़ें आ गई है। फिर क्या है हमारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वही तरीका था ऑपरेटिंग साइकिल वाला, 12 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, जिनका पीरियड ज़्यादा होता है 12 मंथ से, ठीक है, वो नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स ही होते हैं। तो एग्जांपल मैंने लिख दिया, जैसे आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट करा, डिबेंचर में इन्वेस्ट करा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करा है, 12 मंथ से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स बन जाएगी आपकी। डेफर्ड टैक्स एसेट्स ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी आपने ऐसा लोन लिया है, ठीक है, सॉरी लोन लिया नहीं है, लोन दिया है। ठीक है, ये चीज़ चलो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। लोगों को क्या लगता है ना कि लोन जब भी आता है तो वो लाइबिलिटी ही होती होगी, क्यों होगी भाई लाइबिलिटी। ठीक है, लोन वर्ड का मतलब क्या, हमेशा लाइबिलिटी होता है क्या, आपको समझ के चलनी है चीज़ें। अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो भाई फिर तो मुझे पैसा मिलेगा ना, पैसा मेरे पास आएगा, यानी कि फिर वो मेरी एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि मैंने लोगों को पैसा दिया होगा तभी तो मेरी एसेट्स के अंदर आ रहा है। तो जैसे मैंने लॉन्ग टर्म लोन दिया अपने किसी एम्प्लॉय को, लॉन्ग टर्म के लिए दिया है ना, नॉन करंट हो जाएगा। फिर क्या आता है आपका अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, जैसे इसका एग्जांपल हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, ठीक है, ये भी क्या होती है आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें इनके अलावा जो भी चीज़ें बचती हैं ना, वो सारी की सारी आपको वहाँ पे डालनी होती है, अदर में डाल देनी होती है। फिर आता है आपका लास्ट हेडिंग करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में देखो सबसे पहले क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिनका पीरियड ज़्यादा था,
12 मंथ से। जिनका पीरियड कम होगा शेयर्स और डिबेंचर्स का 12 मंथ से कम है तो कहाँ पर आ जाएगी आपकी करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। इन्वेंट्रीज क्या होती है, जो आपके स्टॉक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। तो इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक्स हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि आपके डेटर्स वगैरह। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको पता ही है ना कि जिन लोगों को हम लोग उधार में माल बेचते हैं यानी कि उनसे मुझे पैसा मिलेगा वापस, ठीक है, वो मेरे क्या है यानी कि डेटर्स हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसे कैश इन हैंड, ठीक है, कैश एट बैंक, ये सारे क्या है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। फिर हमारे क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, ठीक है, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म लोन दिया था अपने एम्प्लॉय को, शॉर्ट टर्म के लिए दिया तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा। फिर हमारी लास्ट हेडिंग क्या है, मैंने बोला ना जो ऊपर मेन हेडिंग्स है उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं वो कहाँ पर डालते हो आप लोग, अदर करंट एसेट्स में। अदर करंट एसेट्स जैसे इसके एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, ठीक है, कोई आपने खर्चा एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है, मान लो मैंने रेंट ना अपना एडवांस में पे कर दिया है 6 महीने का, तो आगे जाके मुझे 6 महीने का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, मेरी एसेट्स है, ठीक है, कहाँ पर आएगी, लेकिन आएगी आपकी अदर करंट एसेट्स में। अब देखो सबसे मेन चीज़ आपको इसमें बैलेंस शीट का जो हमने अभी फॉर्मेट देखा है, ठीक है, पहले तो क्या होता था कि आप चीज़ें ऊपर नीचे कर भी देते थे ना बैलेंस शीट में, ठीक है, डेटर को ऊपर लिख दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को नीचे लिख दिया, कैश को नीचे लिख दिया, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। अब फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, अब आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना, आपको इसी फॉर्मेट में बिल्कुल लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कैसे लिख के आएंगे, कैसे हमें याद रहेगा, एक ट्रिक है, चलो ट्रिक पे आते हैं। शेयर होल्डर फंड तो इजी था, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ही आप लोगों को मेनली ध्यान रखना है, तो इसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत या इसमें तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर 4 चीज़ें थी, कैसे याद रखोगे, इसका जो निमोनिक है, ठीक है, जो आपको मेमोरी ट्रिक याद रखनी है इसकी, वो है लॉन्ग डॉल। लॉन्ग डॉल, लॉन्ग से हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है, डेफर्ड टैक्स का हमने डी उठा लिया, अदर का हमने ओ उठा लिया और लॉन्ग टर्म का इसका हमने एल उठा लिया, यानी कि लॉन्ग डॉल, ठीक है, याद कर लेना इसको लॉन्ग डॉल से। करंट लाइबिलिटीज़ में आप जैसे मान लो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का हमने शॉर्ट उठा लिया, ट्रेड पेबल में से टी उठा लिया, अदर में ओ उठा लिया, शॉर्ट में एस उठा लिया, तो इसका निमोनिक क्या बन गया हमारा, शॉर्ट टॉस। इसका तो लॉन्ग डॉल, नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग डॉल, करंट लाइबिलिटी का शॉर्ट टॉस, ठीक है। इस तरीके से नॉन करंट एसेट्स में हमने क्या करा है, पीपी एंड इंटेंजिबल में से हमने क्या करा है, इसका ई उठा लिया, इक्विपमेंट होता था ना उसका ई उठा लिया, इसका एन ले लिया, डेफर्ड का डी ले लिया, लॉन्ग का एल ले लिया और अदर का ओ ले लिया। इसका निमोनिक क्या हमारा बन जाता है, क्या हमारी मेमोरी ट्रिक बन जाती है, एंड लो, ठीक है। करंट एसेट्स की याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो करंट में हमने करंट इन्वेस्टमेंट में से सी उठा लिया, इन्वेंट्री का आई, ट्रेड का टी, कैश का सी, शॉर्ट का एस और अदर का ओ। तो इसका मेमोरी ट्रिक क्या है, CIT CS O, ठीक है। 4 हमने ट्रिक याद रखी है, नॉन करंट लाइबिलिटी की, करंट लाइबिलिटी की, नॉन करंट एसेट्स की और करंट एसेट्स की। एक बार रिपीट करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी का हमने क्या देखा, लॉन्ग डॉल। करंट लाइबिलिटी का हमने क्या देखा, शॉर्ट टॉस, ठीक है। फिर हमने देखा नॉन करंट एसेट्स का, हमने ट्रिक क्या देखी, एंड लो, ठीक है। और करंट एसेट्स का हमने क्या मेमोरी ट्रिक देखी, CIT CSO, यानी कि लॉन्ग डॉल, शॉर्ट टॉस, एंड लो और CIT CSO। गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उनको बता देना चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, चलो।